नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुमनश्री एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देखते हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यही आज का हमारा टॉपिक। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं चालुक्य वंश, जिन्होंने करीब 200 वर्षों तक शासन किया। यह जो राज्य था वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला था, तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण से और कृष्णा नदी तक फैला है। और साथ ही साथ इनका लगातार जो है वो युद्ध होता रहा है राष्ट्रकूटों से और पल्लवों से। चालुक्य वंश का प्रतापी शासक है पुलकेशिन द्वितीय, जिसने कि सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया। देखिए, इससे पहले हमने हर्षवर्धन के बारे में पूरा का पूरा एक टॉपिक था वो पढ़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बन जाती है कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है, किस वंश का वो शासक था जिसने कि सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया है। तो वो चालुक्य वंश का प्रतापी शासक है पुलकेशिन द्वितीय, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। दूसरा, इस वंश का शक्तिशाली अगर शासक की बात करें तो वो है विक्रमादित्य। 753 में राष्ट्रकूटों से पराजित हो गया और चालुक्यों ने 973 में पुनः अपनी राज्य जो था वो स्थापित कर दिया और उन्होंने मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बना लिया था। तो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो ये बनता है कि जो चालुक्य वंश है वो कहाँ से और कहाँ तक फैला हुआ था, किन से इनका निरंतर युद्ध होता रहा था, तो वो है राष्ट्रकूट और पल्लवों से। दूसरी बात, ऐसा सम्राट जिसने कि सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था, वो कौन से वंश का शासक था और उसका नाम क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। अब हम मैप से ये देख लेते हैं कि ये जो चालुक्य वंश है या ये चालुक्य जो राज्य था वो कौन सी नदी से लेकर के कौन सी नदी तक ये फैला हुआ था। यहाँ पर आप मैप में देख पाएंगे कि नर्मदा नदी, जो मैंने रेड जो है पेन से इसे ड्रॉ किया है, और नीचे है कृष्णा नदी। यानी कि आप देखें, नर्मदा नदी के दक्षिण से लेकर के और ये कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। यानी कि जो चालुक्य हैं, पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य, तो यहाँ पर आप देख लें। साथ ही साथ इनका जो चालुक्यों का जो निरंतर जो युद्ध होता था आपस में, वो होता था राष्ट्रकूटों से और पल्लवों से। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इनकी नदी, यानी कि चालुक्य राज्य जो था वो कौन सी नदी से लेकर के कहाँ तक फैला था। तो आपको इस मैप के द्वारा ये याद रहेगा कि नर्मदा नदी का दक्षिणी और कृष्णा नदी, यहाँ तक ये जो चालुक्य राज्य है ये फैला हुआ है। और इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी जो शासक हुआ था वो है पुलकेशिन द्वितीय, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखें। और जो ये मैप मैंने आपको बताया है ये सिर्फ याद करने के लिए बताया है, ताकि आप ये याद रखें कि इनका जो साम्राज्य था वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ था। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पल्लव वंश की, जो दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश है। और इस वंश का जो शासक है महेंद्र वर्मन, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। और इसी ने ही पल्लव वंश का जो शासक है महेंद्र वर्मन, उसे भी पराजित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। महेंद्र वर्मन के बाद में उसका पुत्र आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने 642 में चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। जैसा कि पहले बताया कि महेंद्र वर्मन जो था वो चालुक्य जो नरेश है पुलकेशिन द्वितीय उनसे हार गया था। लेकिन उसके बाद में इनका जो पुत्र आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने क्या करा कि चालुक्यों की जो राजधानी थी वातापी उस पर अधिकार कर लिया। पल्लवों का चालुक्यों से लगातार जो संघर्ष था वो चलता रहता था। और 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों और चोल शासकों ने पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। यानी कि उसके बाद में राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने मिलकर के क्या करा, पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। और चोल शासक है आदित्य फर्स्ट, जिसने कि पल्लवों को हराया और उनकी जो राजधानी है कांची उस पर अधिकार कर लिया। और इस तरह से पल्लव राज्य का अंत हो गया। देखिए मैप में और हम आसानी से इसे समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर पल्लव वंश की स्थिति, ये सबसे दक्षिण में गया और दक्षिण भारत का प्राचीनतम जो है ये राजवंश है, प्राचीन राजवंश है। और इस वंश का जो शासक था महेंद्र वर्मन, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। और उसके बाद में इसका जो पुत्र आता है नरसिंह वर्मन प्रथम,
ये चालुक्यों की राजधानी है वातापी, उस पर अधिकार कर लेगा। देखिए पल्लव वंश आप देख रहे हो, और यहाँ से इनकी जो राजधानी रही है वातापी, यहाँ पर ये क्या करेगा, चालुक्यों की जो राजधानी है उस पर अधिकार कर लेगा। उसके बाद में ये होता है कि राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने मिलकर के पल्लवों पर अधिकार कर दिया 9वीं शताब्दी में। अब जब चोल जो शासक हैं, नीचे आप देखेंगे तो ये चोल हैं, यहाँ पर चेर, चोल और पांड्या, ये सबसे दक्षिण के राज्य हैं। तो यहाँ से ये कहते हैं कि जो चोल शासक है आदित्य प्रथम, उन्होंने पल्लवों को हराया और उनकी जो राजधानी थी कांची, उस पर अधिकार कर लिया, और इस तरह से पल्लव राज्य का अंत हो गया। देखिए पल्लवों की जो राजधानी है वो है कांची या फिर कांचीपुरम। कहीं जगह पर कांची मिलता है और कई जगह पर कांचीपुरम भी मिलता है, तो ये राजधानी है। इसी तरह से जो ये वातापी है ये चालुक्यों की राजधानी है, और इनका जो पुत्र है महेंद्र वर्मन, उनका जो पुत्र है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये इस पर अधिकार कर लेगा। और इस तरह से जो चोल शासक है आदित्य फर्स्ट, ये पल्लवों को हरा देंगे, और हराने के बाद इनकी जो राजधानी है उस पर अधिकार कर लेंगे कांची पर, और इस तरह से जो पल्लव राज्य है उसका अंत हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर इसे मैप में देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, समझने में भी आसानी रहेगी, और इसीलिए मैंने इसे ड्रॉ किया ताकि आपको ये समझ में आए। जो रेड बॉक्स के अंदर है वो वातापी ये राजधानी है, कांचीपुरम ये पल्लवों की राजधानी है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं चोल वंश। यह राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्री तट पर यह स्थित है, और चोल वंश का जो शासक है विजयालय के द्वारा इस जो चोल वंश है इसका विस्तार किया गया। इन्होंने पल्लवों की अधीनता से चोल राज्य को मुक्त किया विजयालय ने, और उसके बाद में इनका जो पुत्र है आदित्य, उन्होंने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को हराएंगे और कांची पर अधिकार कर लेंगे। यानी पल्लवों की जो राजधानी है कांची, उस पर या कांचीवरम, उस पर अधिकार कर लेंगे। चोल वंश का सबसे प्रतापी जो शासक है वो है राजेंद्र प्रथम, और ये 1012 में गद्दी पर बैठेंगे और संपूर्ण जो दक्षिण भारत में है राज्य स्थापित कर लेंगे, और उसके बाद में ये उत्तर भारत की ओर आक्रमण करेंगे। राजेंद्र प्रथम जो है वो कलिंग, फिर बंगाल, उनको जीतते हुए गंगा के तट तक पहुंच जाएंगे और वे गंगे कौंड की उपाधि धारण करेंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर भी ये बन सकता है कि चोल वंश का ऐसा राजा जिन्होंने गंगे कौंड की जो उपाधि है वो धारण की है, तो वो है राजेंद्र प्रथम। इसके बाद में इन्होंने जल सेना बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी और वर्मा पर भी विजय प्राप्त करेंगे। राजेंद्र प्रथम और अन्य चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया है। यहाँ पर चोल वंश की जो स्थिति है वो आप देख सकते हो। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो चोल, चेर और पांड्या, ये जो चोल वंश है ये कृष्णा नदी और कावेरी नदी, यानी आप अगर ऊपर देखेंगे, अगर मैं आपको और ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखिए वेगी के ऊपर है ये कृष्णा नदी, और नीचे की अगर आप बात करें तो ये है कावेरी नदी। यानी कि यहाँ पर आप देखें ये है कावेरी नदी, यानी इस तरह से कृष्णा और कावेरी नदियों के समुद्री जो तट है वहाँ पर स्थित है ये चोल। ठीक है, और इस वंश का जो शासक है जैसा कि मैंने बताया विजयालय है। उसके बाद में इसका जो पुत्र आता है आदित्य, ये पल्लव नरेश जो है अपराजित वर्मा, उनको हराएंगे और इनकी जो पल्लवों की जो राजधानी थी कांची या कांचीपुरम, इस पर अधिकार कर लेंगे। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक जैसा कि मैंने बताया राजेंद्र प्रथम है, और राजेंद्र प्रथम जो था वो कलिंग, बंगाल को जीता हुआ गंगा तट तक पहुंचेंगे, और यहाँ का जो शासक है राजेंद्र प्रथम, ये गंगे कौंड की जो उपाधि है वो धारण करेंगे। तो ये आपको याद हो गया, जल सेना बनाएंगे राजेंद्र प्रथम, और बंगाल की खाड़ी और वर्मा पर भी ये विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर चोल वंश के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे की जो स्थिति है इनकी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे शासन व्यवस्था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि है, और शासन की सहायता के लिए वह मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, ये जाहिर सी बात है। इसी तरह से पल्लव शासकों ने भी, जो पल्लव हैं उन शासकों ने भी राज्यों को राष्ट्र
कोट्टम और ग्रामों में विभाजित किया। जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाकर आपको बताया कि सबसे पहले इन्होंने पल्लव शासकों ने राज्यों को राष्ट्र में, उसके बाद में कोट्टम में और उसके बाद में ग्रामों में विभाजित किया है। देखिए पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत के जो ये राज्य हैं, चोल शासक हैं, पल्लव है, राष्ट्रकूट हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 7th क्लास के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने जो बुक्स के अंदर जो बताया है वहीं पर उन्हीं जो टॉपिक्स है जितना सेलेक्टेड है वही मैंने इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पर पल्लव शासकों ने राष्ट्र को 3 भागों में, यानी राज्य को 3 भागों में ये बांटते हैं। राष्ट्र है, कोट्टम है और ग्राम है। तो ये छोटा सा डायग्राम है, इससे आप समझने की कोशिश करें कि ग्राम सबसे छोटी इकाई है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर चलें तो उससे जो बड़ा है वो कोट्टम और उससे बड़ा बनता है राष्ट्र। इसी तरह से चोल शासकों ने भी अपने शासन को मंडल और नाडु के अंदर विभाजित किया था। तमिल प्रदेश के इन नाडुओं के कारण वर्तमान नाम तमिलनाडु पड़ता है और स्थानीय स्वशासन जो संस्थाएं हैं वो काम करती थी। ग्राम सभाओं का प्रमुख स्थान है। ग्राम सभाएं प्रबंधन के अलावा न्याय और कानून और दान की व्यवस्था को भी देखती है। यहाँ पर हम बात करें साहित्य की उन्नति की। साहित्य कला की उन्नति के बारे में हम बात करें तो दक्षिण भारत में तमिल और संस्कृत, ये इन दोनों भाषाओं की उन्नति होती है और राजा जो है साहित्य प्रेमी है। राष्ट्रकूटों के समय में वल्लभी और कन्हेरी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ के वो प्रसिद्ध हैं। यानी किसके समय में, तो राष्ट्रकूटों के समय में कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए हैं, तो वो है वल्लभी और कन्हेरी। यहाँ पर आप वल्लभी की जो स्थिति है वो देखें, सौराष्ट्र से ऊपर चल के वल्लभी। तो राष्ट्रकूटों के समय में वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताने का जो मकसद है वो यही है ताकि ये आपको याद रहे। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे कांची, जो विद्या का बड़ा केंद्र है, यानी पल्लवों की राजधानी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। एक बार और आप इस मैप में देख लें। यहाँ पर कांची यानी पल्लवों की राजधानी है और ये कांची को मैंने जो ग्रीन कलर की लाइन है उससे ड्रॉ किया है। तो ये इस समय इसकी राजधानी थी और ये विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। तो आपको ये याद रह जाएगा कि पल्लवों की राजधानी है कांची और कांची जो है वो विद्या का बड़ा केंद्र था उस समय। आगे हम बात करेंगे साहित्य की। कंबन रामायण तमिल भाषा का लिखा हुआ है, दक्षिण में बहुत ही ये लोकप्रिय है। कंबन रामायण के जो लेखक है वो कंबन है और ये कोलुतुंग थर्ड के समय, चोल जो शासक है कोलुतुंग थर्ड, उनके दरबार में थे। कंबन रामायण जो है तो वो तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ है, तमिल साहित्य का महाकाव्य है। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो ज़रूर नोट करें कि जो कंबन रामायण है इसके जो लेखक हैं वो कंबन हैं और ये जो शासक है कोलुतुंग थर्ड, उन जो चोल शासक है कोलुतुंग थर्ड, इनके दरबार में थे। और जो कंबन रामायण है वो तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ है, तमिल साहित्य का महाकाव्य है। आगे हम बात करें, जैन और बौद्ध विद्वानों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। दक्षिण भारत के राजाओं की जो मंदिर और मूर्तियों का निर्माण कराने में भी विशेष रुचि थी और ये मंदिर आज भी कला के उत्तम उदाहरण हैं। मूर्तियां जो अक्सर बनती थी वो पत्थर और कांसे की होती थी। चालुक्य राजाओं के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वो बनवाए गए हैं। अगर प्रसिद्ध मंदिरों की बात करूं मैं तो वो है वातापी का विरूपाक्ष मंदिर। देखिए वातापी का जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे जो मंदिर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में चालुक्यों ने करीब 200 वर्षों तक शासन किया है और चालुक्य वंश के राजा जो थे वो कला प्रेमी हैं और उनके संरक्षण में धीरे धीरे चालुक्य कला को काफ़ी उन्नति मिली है। द्रविड़ शैली का जो आकर्षक मंदिर है जो मैंने बताया, वातापी का विरूपाक्ष का मंदिर है, यह मंदिर जो है 120 फीट की लंबाई में ये बनाया गया है। मंदिरों के निर्माण में चालुक्यों ने नवीन शैली का उपयोग किया था और इन्हीं के नाम से चालुक्य शैली का जो नाम है वो इस नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी कि
चालुक्यों ने नवीन शैली का उपयोग किया जो चालुक्य शैली नाम से प्रसिद्ध हुई है। देखिए, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। यानी कि मैंने आपको जो बताया है वो बताया है वातापी का विरूपाक्ष मंदिर। इसके बारे में मैंने बात करी कि जो द्रविड़ शैली का ये आकर्षक मंदिर है, द्रविड़ शैली जो दक्षिण में चलती है, उसके बारे में हम बात करें कि ये जो विरूपाक्ष मंदिर है वातापी का, यह मंदिर करीब इसके लंबाई की बात करूं तो ये 120 फीट की लंबाई पर है। साथ साथ मंदिरों के निर्माण में चालुक्यों ने एक नवीन शैली का उपयोग किया और जो चालुक्य शैली नाम से प्रसिद्ध हुई। ये बात हो गई। इसी तरह से महाबलीपुरम का मंदिर भी है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर भी है। और एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है कृष्ण प्रथम, इनके शासनकाल में इसका निर्माण होता है। एलोरा का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है यानी गुहा मंदिर है, कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो एक ही चट्टान को काट करके किया गया है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक है कृष्ण प्रथम, इनके शासनकाल में एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका ये निर्माण हुआ है, गुहा मंदिर है। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता ये है कि एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। आयताकार प्रांगण के बीच में यह स्थित है और यह द्रविड़ जो कला है यानी दक्षिण की जो कला है, द्रविड़ कला का यह अनुपम उदाहरण है। मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ जानकारियां हैं, अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ जानकारी इस टॉपिक के साथ में दी गई है एक्स्ट्रा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह से होसबल का जो मंदिर है वो इसी काल में बनते हैं। अगला जो बात करें हम वो है तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्तियां स्थापित है। देखिए, तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चोल नरेश राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चोल नरेश राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ है। मैं बोल रही हूँ, आप इस बात को जरूर नोट करते हुए चले जाएं। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है, दक्षिण के मंदिरों में यह सबसे बड़ा मंदिर है। ऊंचा बना हुआ मंदिर भी है, बड़ा भी मंदिर है और मुख्य भवन जो है वो 180 फीट लंबा है। जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है इसी की मैं बात कर रही हूँ। और इसके 4 भाग हैं, यानी गर्भ गृह आता है, फिर मंडप है, अर्ध मंडप है और बहिर्भाग आता है। पूरा मंदिर जो है वो 4 दीवारी के भीतर बना है और मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसके शिखर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। वृद्धेश्वर मंदिर जो तंजौर का है, एलोरा का कैलाश मंदिर इसके बारे में मैंने बताया, वातापी का विरूपाक्ष मंदिर है, इसके बारे में भी हमने बात करी है। बात करते हैं अजंता के भित्ति चित्रों के बारे में। देखिए, अजंता के जो भित्ति चित्र हैं और वृद्धेश्वर मंदिर के देव चित्र, चित्रकला के जो है अद्भुत उदाहरण है इसके बारे में कि अजंता के जो गुफाओं का निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुछ अजंता के भित्ति चित्रों में कुछ का जो निर्माण है, इनमें से कुछ निर्माण जो है वो चालुक्य शासकों के समय में भी हुआ है। यानी कि एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है वो तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, लेकिन इनमें से अजंता और एलोरा दोनों ही, अजंता में जो भित्ति चित्र हैं उनमें से कुछ का जो निर्माण है वो चालुक्य शासकों ने भी करवाया है। इसके बारे में हमने बात कर ली, अजंता की जो भित्ति चित्र है उनके बारे में। इसके अलावा देखो, चोल शासक जो चोल कला है उसको दक्षिण भारत की कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल शासकों ने विष्णु और राम सीता की जो सुंदर मूर्तियां बनवाई। यानी चोल शासकों ने क्या किया कि चोल कला को दक्षिण भारत की कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी इस समय चोलों ने विष्णु, राम और सीता की सुंदर मूर्तियां बनवाई और दक्षिण के चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान भी दिया है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है। जो भी कुछ जानकारी थी एक्स्ट्रा वो मैंने आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी दी हुई जानकारी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रीट से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो इसमें लगातार डाले जा रहे हैं। तो आप चैनल को ज़रूर लगातार देखते रहें। साथ ही साथ अपने जो भी आपके जो पढ़ने वाले साथी हैं, आपकी जो बहनें हैं, जो भी साथ में आपके तैयारी करने वाले लोग जो आपकी जान पहचान में हैं, उनको भी आप बताएं ताकि उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो। और अगर आप उनका भला करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ज़रूर भला होगा। तो इस तरह से आप
जो है इस चैनल को देखते भी रहें। साथ ही साथ जो भी मैंने टॉपिक डाला है वो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अगर आपको मिली है और आपने अगर नोट की है, आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।